नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे सेकंड चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज पर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग की जो स्पेशल क्लास है डीआरडीओ एमटीएस की वो हमारे सेकंड चैनल पर चल रही है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो डीआरडीओ एमटीएस में बात करेंगे, जानिए आप इसमें कैसे सेलेक्ट होंगे, क्योंकि आप लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन मैं लगातार आपको पढ़ा भी रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देख भी रहे हैं, हर एक चीज़ को समझ रहे हैं। फिर भी कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ ना कुछ तो कमी कर ही रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। क्या पता आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, लगा नहीं पा रहे हैं। मैंने भी आपको समझाने का बहुत प्रयास किया है, उसके बाद ही मैंने कुछ लोगों के कमेंट पढ़े हैं। तो उनके कमेंट यही आते हैं, सर मैथ के क्वेश्चन मुझसे नहीं लगते हैं, जीके मुझसे नहीं तैयार हो पा रही है, रीजनिंग के क्वेश्चन मुझसे गलत हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कमी जो आपके अंदर है वो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की। क्योंकि अब तक हमने आपको बहुत कुछ पढ़ा तो दिया है, लेकिन क्या वो आपको अभी तक याद रह गया है? क्या आपको मैंने जितना पढ़ा है वो आपको याद है? क्या आप, अगर मैं उनमें से कोई क्वेश्चन पूछ लेता हूँ तो भी आप लोग नहीं बता पाते हैं? तो इसका मतलब ये है कि मैंने पढ़ाया तो बहुत है, लेकिन आपने उसको तैयार नहीं किया है। मैं फिर भी आपके लिए मेहनत करता रहूँगा, डेली हम आपको डे बाई डे क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज भी हम आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें कि आपका जो पेपर है बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है जिस तरीके से मैं आज आपको तैयारी करवा रहा हूँ। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को, आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा टॉपिक है वो है रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो ये टॉपिक है, इस टॉपिक से एक या फिर दो क्वेश्चन आएगा। तो किस तरीके से आएगा, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको लगाइए, ध्यान से पढ़िएगा। रोहन की स्थिति क्लास में ऊपर से 7वां, नीचे से 27 है, तो बताओ क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं। अगर कभी भी आपको टोटल स्टूडेंट निकालने हो तो हमारी ट्रिक होती है, टोटल अगर आपको विद्यार्थी निकालने हो टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, तो उसकी ऊपर से और नीचे से पोजीशन को जोड़िए। तो 26 और 7 को आप लोग जोड़ लीजिए। 26 और 7 को आप लोग यहाँ पर जोड़ेंगे, 7 7 14 13, यानी कि आपका यहाँ से हो जाएगा ठीक है ना 33, और 33 में से एक घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 32 बचेगा। यानी कि उस क्लास में टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 32 विद्यार्थी हैं। तो एक मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझाया है। अब मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जिससे कि आपका तैयार भी हो जाए। एक क्वेश्चन ये पेपर में आ चुका है मेरे प्यारे साथियों। सैम की स्थिति क्लास में ऊपर से 9वीं है तथा नीचे से 38वीं है, तो बताइए क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, आप लोग 38 और 9 को जोड़ेंगे। 38 और 10 48, एक कम किया 47, ठीक है ना। तो 47 में से एक माइनस करना है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, 46 हो जाएगा। तो अगर आपका आंसर 46 है, बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 47 आएगा। आपको टोटल में से एक कम कर देना है, तभी आपका टोटल विद्यार्थी निकल पाएंगे। अब ऐसा क्यों करते हैं, अच्छा ये मैंने क्यों किया, आप ये प्रश्न उठता है आपका। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि सैम आपका एक लड़का है जो क्लास में ऊपर से जो है 9वां है और नीचे से हमारा 38वां है। लेकिन आपको ये नंबर 2 बार काउंट है ना, मतलब ऊपर से भी हमारा 9 नंबर है, नीचे से भी 38 नंबर है, यानी कि सैम मेरा 2 बार काउंट हुआ है। इसलिए मैंने ऊपर और नीचे के नंबर को जोड़ा और सैम को एक बार में से घटा दिया, ताकि सैम की एग्जैक्ट रियल पोजीशन निकल पाए। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि जब मैं ऊपर और नीचे को लगातार जोड़ रहा था तो मेरा सैम 2 विद्यार्थी के बराबर काउंट हो रहा था, इसलिए हम एक माइनस करते हैं। चलिए अगला टॉपिक आता है मेरा क्लॉक। क्लॉक एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं अब रीजनिंग में सारे टॉपिक आपको तैयार कराऊंगा, एक एक करके टॉपिक सारे हम लोग तैयार करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, मिनट की सुई द्वारा 29 सेकंड में बनाया गया कोण क्या होगा। दोस्तों क्या आप इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे, मिनट की सुई के द्वारा 29 सेकंड में बनाया गया कोण आपका क्या होगा। 1740 डिग्री, 2.9 डिग्री, 29 डिग्री या फिर 260। चलिए आप सभी लोग जानते होंगे, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि जो मिनट वाली सुई होती है 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। जिनको नहीं पता आपको बता दें, जो मिनट वाली सुई होती है, मिनट वाली सुई ये 1 मिनट में केवल आपका 6 डिग्री घूमती है। आपको सेकंड में निकालना है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 60 सेकंड में कितना घूमेगी, 6 डिग्री घूमेगी। तो 1 सेकंड निकालेंगे हम लोग यहाँ से, 6/60 आ जाएगा।
यहाँ से अगर 1 लिखेंगे तो 60 मेरा अपॉन में जाएगा। तो इस प्रकार 1 सेकंड में जो है घूमेगी कितना, 6/60 डिग्री घूमेगी। अब हमें निकालना है 29 सेकंड का, तो इधर 29 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा सही जवाब होगा मिनट की सुई 29 सेकंड में जो एंगल बनाएगी उसका जो कोण होगा कितना होगा, 6/60 इंटू में 29 बराबर कितना आ जाएगा, 6 धाम 60, 29/10 बराबर आ जाएगा 2.9 डिग्री। ओके, तो ये मैंने आज आपको समझाया कि जो मिनट वाली सुई होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, मिनट वाली जो सुई है आपकी 1 मिनट में केवल 6 डिग्री घूमती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण घूमती है, तो 1 मिनट में केवल आपका 6 डिग्री घूमती है, तो 29 सेकंड में कितना घूमेगी, 2.9 डिग्री। इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ जाए तो बिल्कुल बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट ही मुझे बता पाएंगे कि आपको क्लास कितनी अच्छी लग रही है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं देखूंगा आप लोगों में से कौन कौन लोग कमेंट करता है, किसको किसको क्लास अच्छी लगती है। अगर 10 लोग भी क्लास को देख रहे हैं तो 10 के 10 लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, तो मुझे अगली क्लास बनाने के लिए मैं मोटिवेट हो पाऊंगा और मैं आपके लिए प्रयास करूंगा, अपना अच्छा से अच्छा प्रयास करूंगा, ताकि आपको इस बार फाइनली सफलता दिलवा सकूं। क्योंकि पूरे यूट्यूब पर डीआरडीओ क्लास सभी ने बंद कर रखी है, लेकिन मैं अभी भी पीछे नहीं हूं आपके लिए। मैं लगातार प्रयास व प्रयास करते जा रहा हूं ताकि आप सभी को सफलता दिलवा सकूं। अगर आप भी हमारे साथ लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक बात ध्यान रखिएगा, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता इस बार। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। एक क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, घंटे की सुई द्वारा 36 सेकंड में बनाया गया कोण क्या होगा। अब आपको बताना है घंटे की सुई द्वारा 36 सेकंड में बनाया गया कोण क्या होगा, 120 डिग्री, 3 डिग्री, 3/10 डिग्री या फिर 10/3 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा, चलिए आप सभी लोग यहाँ पर बताइए। तो मैं एक आप बात बता दूं आपको, इसको भी नोट कर लीजिएगा। घंटे वाली जो सुई होती है आपकी 1 मिनट में, 1 घंटे में घूमती है 30 डिग्री। तो घंटे वाली जो सुई होती है ये 1 घंटे में कितना घूमती है, 30 डिग्री घूमती है। जैसे वो मिनट वाली थी 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, उसी प्रकार घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है। तो इसी प्रकार 1 घंटे में 3600 सेकंड हो जाएंगे, 1 घंटे में 3600 सेकंड हो जाएंगे। तो 3600 सेकंड में भी कितना घूमेगी, 30 डिग्री घूमेगी। तो मैंने सेकंड लिख लिया, 30 डिग्री लिख लिया। अब 1 सेकंड का निकाल लेंगे, 1 सेकंड बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 1 सेकंड हो जाएगा मैंने क्या बताया आपको यहाँ से 30/3600। तो इस प्रकार आप लोग देख पा रहे हैं कि वो जो घंटे वाली सुई है ये 1 सेकंड में कितना डिग्री जो रोटेट करेगी, 30/3600 डिग्री। तो इस प्रकार 36 सेकंड का निकालना है हमारे यहाँ से। तो 36 सेकंड के लिए क्या करेंगे, 36 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, 36 से काट देंगे, 36 से कम 36, इसको काट देंगे, 0 0 काटेंगे तो ऊपर बचेगा 3, नीचे बचेगा 10। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3/10 डिग्री। तो इस प्रकार आपने देखा कि एक घड़ी जो है, घंटे वाली जो सुई है, तो 36 सेकंड में बनाया गया जो कोण होगा घंटे वाली सुई का, 36 सेकंड में बनाया गया कोण होगा कितना होगा, 3/10 डिग्री हो जाएगा। यानी कि अगर आप लोगों में से किसी का भी क्लास में आंसर सी आ रहा है, बिल्कुल राइट होगा। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे साथियों। इसके बाद ले चलते हैं आपको आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये टॉपिक मेरा कैलेंडर का है। आपके एग्जाम में कैलेंडर के भी क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से आएंगे तो आप सभी को मैं बता दूं। कैलेंडर वाले टॉपिक के क्वेश्चन आज मैं कराने वाला हूं। जैसे कि मैंने आपको कैलेंडर टॉपिक पढ़ाया है, आप हमारी यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिएगा। मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट बताऊँगा। सबसे पहले लिखते हैं डेट हमें दे रखी है 19, और दे रखा है जून का कोड क्या होता है, जनवरी फरवरी मार्च। देखिए 144, 025, 036, 146, ये मैंने बताया ना आपका, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। तो जून का कोड मेरा 5 निकल के आ गया, तो 5 लिख लिया। लास्ट के 2 डिजिट साल लिख लिया, 40 लिख लिया। 40 साल में कितना लीप ईयर पड़ेगा, 4 एकम 4, 0 का 0, 10 साल पढ़ेंगे, लीप ईयर पढ़ेंगे 10 बार। और मैंने एक सेंचुरी कोड आपको बता रखा था यहाँ पर 1600, 1700, तो 16, 17, 1800, 1900, ये क्या था मेरा यहाँ पर 6, 4, 2, 0। तो 1600 से पीछे आप लोग जाओगे तो कितना आ जाएगा आपके यहाँ से, 16 के पहले 15 आएगा, 15 के पहले आपका 14 आएगा। तो 1400, 1500, फिर 1600 आएगा। तो 1400 का मेरा कितना कोड हो जाएगा, देखिए
अब मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा 13, 14, 15, इधर आपका 16, 17, 18, 19, ये आपका 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1200 का 6 हो जाएगा, 1300 का आपका हो जाएगा 4, तो 1400 का आपका 2 बचेगा। तो इसका लिखेंगे 2 लिखेंगे सेंचुरी कोड। तो 19 था, जून का कोड मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, फिर से लिखना पड़ेगा 144 025, जून का कोड 5 था, ये 40 लिखा, और सेंचुरी कोड मेरा कितना आ जाएगा यहाँ से, सेंचुरी कोड मैंने निकाला 2 निकाल लिया। अब इनको जोड़ लीजिए आप लोग, 9, 9 और 5 14, 15 16, 1 लगा हासिल, 1 2 3 4 और 3 7 76 आ गया। तो इस 76 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 6 हो गया, 6 मेरा आएगा शेष। तो 1 का मतलब संडे, 2 का मतलब मंडे, ठीक है ना, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान समझते रहेगा यहाँ पर, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो 6 का मतलब मेरा शुक्रवार हो जाएगा। तो क्लास में अगर आपका आंसर शुक्रवार आ रहा है, बिल्कुल राइट होगा। इस प्रकार 19 जून 1440 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये शुक्रवार था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, जिसका जवाब आप सभी लोग मुझे आज कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों आपको बताना है कि 2 अक्टूबर, ठीक है ना, 2 अक्टूबर 1800 यानी कि 1869 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट के द्वारा। वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। सबसे पहले आप लोग डेट लिखेंगे, फिर मंथ कोड, फिर ईयर लिखेंगे, फिर लीप ईयर लिखेंगे, फिर सेंचुरी कोड लिखेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। और 1 का मतलब संडे होगा, 2 का मतलब मंडे, ऐसे 0 तक जाएगा, 0 आपका हो जाएगा यहाँ से शनिवार। तो निकालिएगा आप लोग, बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। आज आपका क्वेश्चन नंबर जो लिया गया, डायरेक्शन दे रखी 1 से लेकर 7 तक के लिए, मतलब एक क्वेश्चन दिया गया जिसके 7 सब पार्ट है। ये टॉपिक है क्यूब एंड क्यूबाइड। आज मैं इस 7 क्वेश्चन के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपके सारे फॉर्मूले, मतलब एक क्वेश्चन दिया गया है और इस एक क्वेश्चन में आपके सभी फॉर्मूले अप्लाई होंगे, और उनको अगर आप समझ गए तो इस टाइप का अगर एग्जाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन अगर पुट किया जाएगा तो मैं जानता हूँ वो आपका क्वेश्चन कभी ज़िंदगी में गलत नहीं हो जाए, कभी ज़िंदगी में गलत नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आपको मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा, तो मेरी बातों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। पहले पढ़िए क्वेश्चन। देखिए 4 × 4 × 4 सेंटीमीटर आकार के एक घन को बाहर से प्रत्येक सतह से पीले रंग से रंग दिया जाता है, तब पश्चात उसमें से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घन काटे जाते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो 4 × 4 × 4 का आपको घन दे रखा है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो 4 बाई 4 को 1 × 1 × 1 इतने टुकड़ों में काटा जाता, तो आपका क्या होगा पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। आइए आपको बताते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स मेरा हो जाएगा n क्यूब होता है। n बराबर हम निकालेंगे यहाँ से, n का मान होता है बिगर क्यूब लेंथ हो जाएगा, जो आपके बड़े क्यूब की जो लंबाई होगी वो लिखेंगे, और हमारा नीचे आ जाएगा स्मॉल क्यूब लेंथ, जो छोटे क्यूब होंगे उनकी लंबाई लिखेंगे। तो बड़े क्यूब की लंबाई थी आपकी 4 थी, और छोटे क्यूब की लंबाई 1 थी। 4 से 1 काटा, मेरा 4 ही बचेगा। अब हमें n का मान निकालना है, n का मान 4 आ गया है। अब घनों की संख्या कितनी होगी, बस इसका क्यूब करना है, n का क्यूब घनों की संख्या हो जाएगी। तो मेरा यहाँ से कितना होगा, 4 × 16 = 64 हो जाएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है साथियों, इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा 64 हो जाएगा। तो ये तो था आपका। अगर मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन ये आता, ध्यान दीजिए, अगर आपसे कहते हैं कि 4 बाई 4 का आकार का एक घन है, इस घन को काटा जाता है 2 बाई 2 में, 2 सेंटीमीटर भुजा में काटा जाता है, तो क्या लिखते। तो सबसे पहले n का मान निकालते। बड़े भुजा जो है, बड़ा जो क्यूब है, इसकी लंबाई हो जाती 4 और छोटे क्यूब की लंबाई हो जाती 2, तो मेरा 2 आता, और क्यूब की संख्या कितनी आती, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाती। तब मेरा आंसर यहाँ से कितना हो जाता, 8 हो जाता। तो बिल्कुल इसी प्रकार हमारा जो सही जवाब होगा ऐसे कितना हो जाएगा, 64 इस क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ पा रहे हैं। कहीं पर भी अगर आपको समझ में ना आए, या मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ अगर आपको कहीं पर भी कुछ कमी लगती है, तो मुझे कमेंट करके बताएगा कि सर ऐसी ऐसी बात है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे ये जो सब्जेक्ट है बहुत वीक है।
तो मैं आपसे कहूँगा मेरी एक एक चीज़ को नोट करते रहिएगा, नोट्स बना लीजिए आप लोग, मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसका। चलिए, तीन तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी, इसको आप लोग बताइए। तीन तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या निकालना है। अब एन का अगर हम बात करेंगे यहाँ से, कभी भी अगर आपका घन दे रखा होगा तो इसका आंसर हमेशा 8 आता है। तो एक बात नोट कर लीजिए, 3 सरफेस कलर्ड क्यूब कॉर्नर क्यूब्स आर ऑलवेज 8 होता है। हमेशा जो इसका आंसर होगा कितना होगा, 8 होगा। तो अगर पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि तीन तरफ से रंगे हुए कुल घनों की संख्या कितनी होगी, तो वो 8 साइड हो जाएंगे। कैसे? आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे को ध्यान से देखिएगा। उस कमरे में आपकी 8 साइड आएंगी, यहाँ पर 1 2 3 4, ऐसे ही आगे देखेंगे आपका तो 1 2 3 4, तो 4 और 4 8 साइड हो जाएंगे। अपने कमरे के जो है आठों कोनों को देखिए एक बार। अपने कमरे, जिस कमरे में आप बैठे, कमरे में देखिए, जिस कमरे में बैठे उस कमरे के आठों कोनों को देखिए। एक आपका इधर साइड में बैठेगा, ऐसे 4 कोने हो गए, 1 2 3 4। कमरे देखिए, आप इस दीवार को देखेंगे तो आपके 1 2 3 4 कोने इधर मिल जाएंगे। इस दीवार में भी आपको 4 कोने मिल जाएंगे जो सभी से आपके लेस है। तो आपके 4 और 4 आपका मिलाकर यहाँ से 8 कोने हो जाएंगे। ये क्यूब हमेशा तीन तरफ से रंगे हुए मिलेंगे आपको। यही आपके ऊपर वाले 8 क्यूब होंगे जो ऑलवेज आपके 8 ही रहेंगे, जो तीन तरीके से कलर से, और जो तीन जिनकी सरफेस कलर्ड होंगी। ठीक है ना? चलिए, अच्छा, दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? नोट दिस पॉइंट। सबसे पहले एन का मान निकालेंगे। एन का मान भाई मेरा 4/1 था तो 4 हो जाएगा। अब टू सरफेस कलर्ड क्यूब मेरा फॉर्मूला होता है 12, n-2 ये फॉर्मूला होता है। दो तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। एन का मान 4 है, 4 में से हो गया 2, 12 दूनी मेरा 24 हो जाएगा। तो अगर आपका आंसर यहाँ से 24 आ रहा है, बिल्कुल राइट होगा। करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथियों क्या होगा आपका, यहाँ से 24 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, कम से कम दो तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी, इसको आप सभी लोग बताइए। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कम से कम दो तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। तो फोर्थ क्वेश्चन का सही जवाब मेरा ऑप्शन कैसे निकालेंगे, देखिए, पहले निकालेंगे एन का मान। तो एन का मान तो मेरा यहाँ से वही आ जाएगा, 4/1 आएगा। बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉल क्यूब लेंथ, तो मेरा 4 ही हो जाएगा। अब आपको निकालना है कम से कम दो तरफ से कुल जो है घनों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, पहला तो वाला फॉर्मूला 12, n-2 लगाएंगे तो ये तो मेरे 24 आ गए थे यहाँ से, क्योंकि 4 मान तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। और बाकी 8 हमेशा ऐसे घन होते हैं जो आपकी तीन सरफेस पेंटेड होती है, तो इसमें से 8 और जोड़ देंगे तो 24 और 8 मेरा 32 हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे? देखिए, 24 मेरे वो वाले जिनकी यहाँ पर केबल और केबल दो साइडें जो है यहाँ पर रंगी हुई हैं, और 8 घन ऐसे जिनकी जो है तीन साइडें रंगी हुई हैं। तो कम से कम दो तरफ तो इसमें भी है ना, आपके 8 वाले में भी हैं, और दो तो इसमें है ही, इसमें 3 है तो कम से कम दो तो इसमें मिल रहे हैं ना। तो 24 और 8 मिलाकर टोटल 32 हो जाएगा। इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों आपका सही जवाब कितना होगा, तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा 32। अगला क्वेश्चन भी आपका यही है। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताइए, अगर मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन ये आता है, केवल एक तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले एन का मान तो मेरा 4 आ ही रहा है, 4/1 4 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला नोट करिए, सिंगल सरफेस कलर्ड क्यूब्स इक्वल टू, हमारा जो फॉर्मूला है 6 ब्रैकेट में n-2 का होल ऑफ स्क्वायर। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ही साथ में कॉन्सेप्ट भी हम आप लोग के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो 6n-2 का होल ऑफ स्क्वायर। एन का मान मेरे प्यारे साथियों आपको 4 दिया गया है, तो लिखेंगे 6, 4 में से 2 घटाएंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए, 4 में से 2 गया, 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 6 × 4 बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारे केवल एक तरफ से रंगे हुए छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, 24 हो जाएगी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ से 24। इसी प्रकार अब हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन पेपर में आपका ये भी बन सकता है कि कुल रंगहीन छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, मतलब ऐसे कितने छोटे छोटे घन होंगे जिनकी सरफेस पे कोई रंग ही नहीं होगा, कलरलेस क्यूब। तो इसका फॉर्मूला भी आप देख लीजिए। एन का मान तो मेरा 4 दे ही रखा है, वो 4/1 से 4 आ ही रखा है, लेकिन हमें निकालना है कलरलेस क्यूब। हमारा फॉर्मूला होता है n-2 का होल ऑफ क्यूब। तो एन का मान 4 है, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, आपका यहाँ से आएगा 2 आएगा, और 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8,
तो इस प्रकार आपका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, ये आपका यहाँ से 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार कुल रंगहीन छोटे घनों की संख्या कितनी होगी आपकी? 8 होगी। और एक इस टॉपिक का एक क्वेश्चन और है, फिर हम नया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ। एक क्वेश्चन पेपर में आपका ये बनेगा, कम से कम एक तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए ये वही चीज़ है, कम से कम एक तरफ रंगा हुआ तो होना ही चाहिए। इसमें आपका 3 वाला भी आ जाएगा, 2 वाला भी आ जाएगा और आपका 1 वाला तो आएगा ही आएगा। मतलब ये जितना भी मैंने पढ़ाया है उस सभी का मिक्सअप है। तो कम से कम एक तरफ से रंगा हुआ वाले में आपका 3 तरफ वाला कितना निकाला था? मैंने 8 निकाल लिया था। जो कम से कम 3 तरफ से था आपका, तो 3 वाला तो हमेशा 8 ही रहता है। अब अगला पॉइंट आप लोग यहाँ पर देखिए, 2 तरफ से रंगा वाला जो था हमारा, कितना था हमारा? जो 2 तरफ से रंगा हुआ था वो हमारा 24 निकल के आया था। और जो आपका एक तरफ से रंगा हुआ है ये मेरा यहाँ से 8 निकल कर आया है। ठीक है, तो अब इस 8, 24 और 8 को जोड़ लेते हैं। तो कम से कम एक तरफ रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी? 8, 8, 16, 24 और 16 मेरा 56 हो जाएगा। तो अगर आप लोगों में से किसी का भी अगर आंसर 56 आ रहा, बिल्कुल राइट है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप में से कोई भी ऐसा विद्यार्थी है जिसको समझ में नहीं आया है, तो कृपया आप इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। बस इस टॉपिक से 7 क्वेश्चन बनते थे और मैंने आज 7 के 7 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, जिसमें मोस्ट स्टूडेंट जो है कंफ्यूज रहते हैं, तो अगला टॉपिक है जिसका नाम है आपका सिलॉक्स, सालोगिज्म, जिसको बोलते हैं न्याय संगति। तो इस तरीके से आप लोग के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इसके ऑप्शन पहले आपको दिए गए हैं, जैसे कि ऑप्शन पढ़ सकते हैं आप लोग। केवल पहला सही होगा तो ऑप्शन ए चुनेंगे, ऑप्शन बी में केवल सेकंड है, ऑप्शन सी में या तो पहला या तो दूसरा, डी में ना तो पहला ना तो दूसरा, और ई में आपका यदि पहला और दूसरा दोनों आ रहा है तो आप ई चुनेंगे। अब देखिए, आप सभी को दोस्तों 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और 2 ही आपके यहाँ पर निष्कर्ष दिए गए हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसके निष्कर्ष को समझिए और मुझे आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा ये आपका क्या होगा। चलिए बताइए। तो क्वेश्चन आपको देखा, सभी ब्लेड तेज है, ठीक है ना, सभी ब्लेड तेज हैं, सभी ब्लेड तेज हैं, कुछ ब्लेड मंद हैं और कोई मंद तलवार नहीं है। और निष्कर्ष आपको दिया कि सभी तलवार का ब्लेड होने की संभावना है, कम से कम कुछ ब्लेड तलवार हो सकते हैं। ठीक है ना। अब संभावना में तो, पॉसिबिलिटी में तो हमारा सही हो सकता है, क्योंकि क्या कह रहे हैं, पहला देखिए, सभी तलवार का ब्लेड होने की संभावना है। सभी तलवारों के, ये तलवार है, ब्लेड होने की संभावना है, बिल्कुल आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है ना। तो पहला वाला तो मेरा केस राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है सभी ब्लेड तेज हैं, तो जितने भी ब्लेड हमारे ब्लेड्स हैं ये हमारे शार्प हो गए। और फिर हमारा कह रहे हैं कुछ ब्लेड मंद हैं, कुछ हमारे ब्लेड जो मंद हो गए तो मंद लिख लिया यहाँ से। और कह रहे हैं कोई भी मंद तलवार नहीं, तलवार बिल्कुल हमारा अलग हो जाएगा। तो कह रहे सभी तलवारों के ब्लेड होने की संभावना है, संभावना में कह सकते हैं, क्योंकि सभी तलवारों के ब्लेड होने की संभावना है, तो मेरा पहला वाला पॉइंट राइट हो जाएगा। और दूसरा कह रहे हैं कम से कम कुछ ब्लेड तलवार तो हो सकते हैं, हाँ ये भी पॉसिबिलिटी में आपका करेक्ट हो सकता है। तो इसलिए मेरा राइट आंसर क्या होगा, मेरा पहला और दूसरा दोनों ही मेरे अनुसरण कर रहे हैं, तो जिसका भी आंसर यहाँ से ई आ रहा है बिल्कुल राइट है। और एक क्वेश्चन आपके लिए और लिया मैंने यहाँ पर, सभी फूल सफ़ेद हैं और कुछ सफ़ेद सुंदर हैं। तो सभी फूलों के सुंदर होने की संभावना है और कम से कम कुछ सफ़ेद फूल नहीं हो सकते। अब देखिए, सभी फूलों के सुंदर होने की संभावना बिल्कुल है, कुछ सफ़ेद सुंदर हैं और सभी फूल सफ़ेद हैं। तो कुछ फूलों के सुंदर होने की संभावना है, कह सकते हैं कुछ फूलों के सुंदर होने की संभावना है, बिल्कुल कह सकते हैं। और कम से कम जो है कुछ सफ़ेद फूल नहीं हो सकते, हाँ कम से कम अगर हम कहें तो कुछ सफ़ेद फूल नहीं भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी के केस में ये भी राइट हो जाएगा। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ये भी दोनों हमारे जो है अनुसरण कर रहे हैं, तो इसका भी सही जवाब आपका क्या आएगा, ऑप्शन ई आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ये तो थे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन, और अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए अब आपको बताते हैं, सभी लोगों से मैं क्वेश्चन करूँगा और आप सभी को जवाब देना होगा।
किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? देखिए, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 26 क्वेश्चन की, तो आपका सही जवाब होगा रिवर्स रेपो रेट। तो अगर दोस्तों आपका आंसर यहाँ से रिवर्स रेपो रेट आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिए, अब आपको यहाँ पर बताना है कि आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को क्या कहते हैं। 27 क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब होगा आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन। आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये आप लोग मुझे बताइए। ओके, देखिए 28 क्वेश्चन की बात करेंगे, बिल्कुल आपने सही बताया। अगर आपका आंसर बी आ रहा है 35 साल, बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आप लोग ट्राई कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? 29 क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा अधिकार परीक्षा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यू वारंटो। ठीक है, आइए मैं इसके बारे में कुछ समझाना चाहूँगा, तो बिल्कुल आप लोग ध्यान समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्यू वारंटो वाला। तो चंद लाइनें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए, उच्चतम न्यायालय की बात करेंगे तो उच्चतम न्यायालय के आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत तथा उच्च न्यायालय के आर्टिकल नंबर 226 के अंतर्गत रिट जारी कर सकते हैं। और 5 प्रकार की रिट होती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिबंध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा क्या होता है, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों आपको बता दें, अधिकार परीक्षा न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। अतः यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनधिकार ग्रहण को रोकता है। तो जिसका भी आंसर यहाँ से अधिकार परीक्षा आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? 30 क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा आपका बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था आपका बिंदुसार। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, कौन था? बिंदुसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? बताइए। बिल्कुल आपने सही बताया, सही जवाब होगा यहाँ से आपका सैयद वंश। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो अगर आपका आंसर यहाँ से सैयद वंश आ रहा है तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होगा। वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? दोस्तों क्या आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? तो आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा प्लूटो। प्लूटो को बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। पहले हालांकि हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन बाद में इस प्लूटो को, ठीक है ना, इसको हटा दिया गया और इसको बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। ठीक है ना, ये ऐसा काम किया गया अगस्त 2006 से किया गया था। ओके, क्योंकि पूर्व में प्लूटो भी सौरमंडल ग्रह का ही हिस्सा था, तो इस बात को तो आप सभी लोग जानते ही हैं। लेकिन अगस्त 2006 को प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया क्योंकि यह यूरेनस की कक्षा का अतिक्रमण करता है। इसलिए क्योंकि ये जो है, जो आपका यूरेनस है, उसकी कक्षा का जो है अतिक्रमण करता है, ऐसा इसलिए इसको किया गया। और मैं आपको और भी बता दूं, हम लोगों ने और भी कई सारे बौने ग्रहों को ज्ञात कर लिया है। इसमें कुछ नाम आते हैं, इनको नोट कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सबसे पहला है एरिस, ये भी एक बौना ग्रह है एरिस। मैक दूसरा है, तीसरा आपका सेरेस और चौथा आपका हॉमी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। ये आपका हॉमी है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? दोस्तों बलुआ पत्थर जो है किस प्रकार की चट्टान है? तो आपको बता दें, सेडिमेंटरी, जिसको बोलते हैं अपसादी चट्टान। ओके, बलुआ पत्थर हमारी जो अपसादी चट्टान है। अपसादी में मेरा चूना पत्थर भी आता है, डोलामाइट भी आता है, डोलोमाइट, और बांग्लोमेरिट भी आता है। जबकि ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैगमाइट, ग्रेवो, पिच स्टोन ये आग्नेय शैल में आते हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे संगमरमर की, जिस आपका संगमरमर का जो पत्थर होता है, ये आपका रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है।
फिलहाल तो आज मैंने जो बताया इसका सही जवाब होगा अपसादी चट्टान। मुझे लगता है कि मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप सभी को समझ में आ रहा है ना? तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि क्या आप जो मैं समझा रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं, कैसी लग रही क्लास। अगर क्लास में हमारी कोई भी कमी लगती है, कोई गलती लगती है तो कृपया हमें ज़रूर बताएं। अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गेहूँ एक क्या है? देखिए, गेहूँ के बारे में आज हर व्यक्ति जानता है, लेकिन गेहूँ क्या है बताइए। बिल्कुल, गेहूँ एक औषधि, एक हर्ब है। तो आपका सही जवाब होगा, इसको औषधि की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप है, कछुआ है, छिपकली है तथा मगरमच्छ है, ये जंतुओं की किस श्रेणी में आता है? देखिए, सांप, कछुआ, छिपकली और मगरमच्छ ये हमारे आते हैं सरीसृप में। तो 35 क्वेश्चन का सही जवाब होगा रेप्टिलियंस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये आते हैं सरीसृप वर्ग में, रेप्टाइल्स में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया, इसको बताइएगा। मृदा में जल तनाव को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? 36 क्वेश्चन का सही जवाब होगा तनाव मापी। तो आपका सही जवाब होगा टेंसियोमीटर, दैट्स अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक होता है आपका न्यूटन। तो अगर आपका आंसर न्यूटन आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम बात करेंगे मैथ की, ठीक है ना? तो ये थे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे मैथ का। जो हमारा पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना? तो इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, अ पर्सन गिव्स 1/4 ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज डॉटर, हाफ टू हिज सन्स एंड 1/5 ऑफ चैरिटी फॉर चैरिटी, हाउ मच हैज़ ही गिवन अवे? मेरे कहने का मतलब ये है, एक व्यक्ति है, मान लीजिए आपके पिताजी हैं, वो अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दे देते हैं। तो उनकी जो लड़की है उन्होंने अपनी पुत्री को 1/4 भाग दे दिया। आधा जो भाग है वो अपने लड़कों को दे दिया, बाकी 1/5 भाग वो दान कर दिया। तो इस प्रकार कुल कितना भाग उन्होंने दे दिया है, ये दोस्तों आप सभी को यहाँ पर बताना है। आइए सबसे पहले आपको बताएंगे किस तरीके से यहाँ पर पार्ट जो है पार्टीशन हो रहा है, इसको समझेंगे। तो 1/4 भाग संपत्ति का उन्होंने अपनी लड़की को दिया, आधा भाग अपने लड़कों को दिया और बाकी का जो बचा 1/5 ये उन्होंने दान कर दिया। तो कितना भाग उन्होंने जो है दे दिया है? हमने मान लिया टोटल हमारा भाग ये है, 1 है। तो पहले इनको जोड़ लीजिए आप लोग, 1/4, 1/2, 1/5। हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? 5, 4, 2, 20 आ जाएगा। हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 आ जाएगा। 4 पंजे 20, 2 धाम 20 और 5 चौक 20, 10 5 15, 4 19, 19/20 आ जाएगा। तो उसने कुल कितना भाग दे दिया है? उसने कम से कम 19/20 भाग दे दिया है। उसने संपत्ति का जो भाग दिया है वो 19/20 दिया है। उसके बाद बचा कितना है? 1/20 बचा है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन ये आता कि उस व्यक्ति को पास कितना भाग बचा है, तो उस व्यक्ति के पास 1/20 भाग बचा है, लेकिन आपको क्या बताना है? आपको ये बताना था कि उसने कुल कितना भाग अपनी संपत्ति का दे दिया है सभी को। तो 19/20 भाग वो दे चुका है। समझ में आ गया आपको? ये था पहला बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्या आपने कभी इस क्वेश्चन को लगाया? √3 + √2 जो है, इससे √12 + √18 कितना अधिक है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आप प्रोवाइड करा रहा हूँ, और मैं एक एक चीज़ अब आपको कंप्लीट करवाऊँगा हमारे सेकंड चैनल पर भी। यहाँ पर आपकी स्पेशल क्लास होती है। तो कितना ज़्यादा है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ मैं लिखता 20, ठीक है ना? 20 से 30 कितना ज़्यादा है? तो आप क्या करते? 30 में से 20 घटाते तो आपका 10 आ जाता। तो वही चीज़ आपको दे रखी है, ये जो इससे कितना ज़्यादा है तो इसमें से इसको घटा देंगे। तो √12 क्या होता है? 4 तियाँ 12 होता है, तो 4 का 2 12 जाएगा, 2 √3 लिख लेंगे। 9 दूनी 18 होता है, 9 दूनी 18 प्लस का लिख लेंगे, 9 का 3 आ जाएगा, 3 √2 लिख लेंगे। कितना ज़्यादा तो माइनस कर लिया इसको हमने यहाँ से, और बाकी इसमें लिखा है √3 प्लस का √2 आ जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है? इन दोनों का अंतर निकालना है। दोस्तों 2√3 प्लस 3√2 माइनस का √3 आ जाएगा, माइनस का √2 आ जाएगा। अब 2 में से 3 गया तो कितना 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा? √3 बचेगा सिंगल, और 3 में से 1 गया तो बचेगा 2√2 बचेगा, 2√2 बचेगा। तो मेरा आ जाएगा √3 प्लस का 2√2 मेरा आ जाएगा। ये इतना ज़्यादा है। तो अगर आप लोगों में से
क्लास में किसी का भी अगर आंसर सी आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा। तो मेरे सभी प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा। अब देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन जो है आप सभी के सामने आपको दिया गया है, और ये भी एक बहुत ही अलग टॉपिक मैंने लिया है, और इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोग के पेपर में आपको मिलेंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जितने भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो, ठीक है ना। तो आपको एक इक्वेशन दे रहे हैं कि इसको सरल करना है। तो एक आप सभी को यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है, और मेरे प्यारे साथियों आपको इसको सरल करना है। 9 दे रखा है, मॉड में दे रखा है 3 माइनस 5 दे रखा है, माइनस का 5 मॉड में 4 है, डिवाइड बाई 10, -3 ब्रैकेट में 5 -2 इंटू 4 डिवाइड बाई 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा, देखिए 3 में से 5 गया 2 बचेगा, और मॉड में अगर माइनस का 2 आएगा तो भी वैल्यू हमारी पॉजिटिव रहती है। अगर कोई वैल्यू हमारी मॉड के अंदर है तो मॉड के अंदर से जब बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगी। तो 9 आ जाएगा, इंटू में 2 लिखेंगे, माइनस का लिख लेंगे, देखिए 5 और चौक मेरा 20 हो जाएगा, डिवाइड बाई 10 लिखेंगे, नीचे मेरा आ जाएगा 5 तिया 15, माइनस का 15 बचेगा, 4 दूनी 8 सॉरी पहले डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो 4 से काटेंगे, 2 दूनी 4 2 बचेगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो 4 लिख लेंगे माइनस का। अब सॉल्व कर लीजिए आप लोग, 10 दूनी 20 2 बचा यहाँ से, ठीक है ना, 9 दूनी 18 18 बचा, 18 से 2 गया हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 16 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी ऊपर मेरा -16 आ जाएगा, नीचे 15 और 4 19 आ जाएगा, तो 16 और नीचे मेरा कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो बस सही जवाब क्या होगा, ऊपर मेरा 16 आ चुका है प्लस का, नीचे मेरा माइनस का 19 आ गया, इसको लिखेंगे माइनस का 16/19, यानी कि ऑप्शन सी अगर आपका आंसर आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा। तो इस प्रकार आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन मैंने लिया अलजेब्रा से। अलजेब्रा का जो टॉपिक है अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है P इंटू क्यू बराबर दे रखा है P प्लस क्यू प्लस का P अपॉन क्यू। तो 8 इंटू 2 की वैल्यू क्या होगी, ये 8 लिखा, ये आपका 2 लिखा, अब इसको लगा लीजिए यहाँ पर, 8 प्लस 2 प्लस 8/2 कितना होगा, 8 9 10, 2 4 जाए तो 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों अगर आपका आंसर यहाँ से 14 आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा 14। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया गया है, और ये क्वेश्चन भी आप लोग के पेपर में आया हुआ है। log x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 45 बराबर 2 है, तो इसके मूल क्या होंगे, ये दोस्तों आप सभी को यहाँ पर बताना है। तो ये है द्विघात समीकरण। तो ये जो टॉपिक हमने लिया है ये है द्विघात समीकरण से है। आपके एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है द्विघात समीकरण, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। तो पहले आप लोग क्या करेंगे, इसको देखिए लिखा है log 10 दे रखा है हमारा, इसको पढ़िए, आपको log 10 और ये और 2 दे रखा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से आप लोग समझिएगा, हमें यहाँ पर दे रखा है log 10 और ब्रैकेट में आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 45 बराबर 2 दे रखा है, ठीक है ना। तो इसको अगर हम हटाएंगे, लॉग को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ से, तो ये जो 2 दे रखा है ना इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि लॉग को मैं इधर ले जाऊँगा तो मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान से आप लोग समझिएगा, ये मेरा हो जाएगा यहाँ से 10 का स्क्वायर लग जाएगा। तो मेरा 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 हो जाएगा। तो मेरा यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 45 बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर जैसे कि आपको दिया हो log 10 दे रखा हो, बीच में आपका x हो और बराबर आपको 2 दे रखा होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 10 की पावर 2 आएगा और ये आपका 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो log आपका बराबर इधर जाएगा, तुम्हारा क्या है, ये चीज़ हमारे अंदर आ जाती है, उसकी पावर 2 हो जाएगी, तो आपका 100 हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा यहाँ से। तो अब हम करेंगे फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 45 माइनस का 100 इधर ले आए, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 100 में से 45 जाएगा तो माइनस का 55 बचेगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 55 बराबर 0। तो 11 पंजे 55, 11 और 5, 11 में से 5 गया 6 बचेगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 5x माइनस का 55 बराबर का 0। कोई दिक्कत, सॉल्व करेंगे तो आपका यही बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 55। अब x कॉमन लिया तो मेरा आ जाएगा x माइनस 11 आ जाएगा,
यहाँ पर मैंने प्लस का 5 कॉमन लिया तो मेरा x माइनस का 11 आ जाएगा बराबर 0। तो मेरा x माइनस 11 और x प्लस का 5 आ गया। तो मेरा यहाँ से कितना आ जाएगा, x का मान मेरा आ चुका है 11 आ चुका है, माइनस का 5 आ चुका है। तो अगर आप लोगों में से किसी का भी अगर आंसर सी आ रहा था बिल्कुल राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में आपका 2 शेष बचेगा। तो ये आपका एलसीएम टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन अगर आएगा जैसे कि आपको न्यूनतम संख्या, देखिए कम न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब होगा एचसीएफ, आपको एलसीएम निकालना, सॉरी, छोटी से छोटी संख्या। आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। छोटी का मतलब होता है हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। चलिए देखिए, तो 4, 6, 8, 12, 16 भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में हमारा 2 शेष बचे। तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और मुझे आप लोग दोस्तों यहाँ पर ये बताइए कि आपका ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है पहला वाला 4, 6, 8, 12 और 16, तो सबसे पहला दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकालेंगे। तो मेरा एलसीएम यहाँ से 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा। 16 3 48, 32 आता नहीं हमारा, क्योंकि 32 हमारा 12 में नहीं आएगा। लेकिन 48 नंबर ऐसा है जो इन सभी के टेबल में आता है, यही मेरा एलसीएम हो जाएगा। अब कह रहा है प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे, तो शेष बचाने के लिए 2 इसमें और जोड़ देंगे, तो हमारा सही जवाब कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो अगर दोस्तों आपका आंसर ऐसे 50 आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेरी गुड क्लास। अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, ये जो टॉपिक आपका है परसेंटेज का है। तो परसेंटेज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया, इसको बताइए। ए का 80% बी के 50% के बराबर है, तो बी बराबर ए का कितना परसेंट होगा, इसको देखिए। ए का 80% बराबर बी का 50% है, तो बी जो है बराबर ए का कितना परसेंट है, 0 0 कट गया, 0 हमारा 0 कट गया, तो ए बटे बी आ जाएगा 5/8, इधर भेज देंगे। तो ए बटे बी मेरा आ जाएगा यहाँ से 5/8 आ जाएगा। अब कह रहे हैं बी जो है वो ए का कितना प्रतिशत है, आपको एक्स निकालना है। बी का मान आपको दे रखा है 8 दे रखा है, यहाँ पर 8 लिख लीजिए, बराबर यहाँ पर 5 लिख लीजिए, और x बटे 100 आपको दे रखा है। तो 5 दूनी 10 20 आ जाएगा, और 20 अट्ठी कितना होगा, 160 आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार आप सभी को मैं बता दूं, यहाँ से हमारा सही जवाब क्या होगा, यहाँ से 160 हो जाएगा। x बराबर मेरा कितना आएगा, 160 हो जाएगा। तो जिसका भी आंसर यहाँ से 160 आ रहा है, बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होगा। चलिए, इसको आप लोग देखिए। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपये में बेचकर 20% के जो है हानि पर बेचता है, 20% हानि पर बेचता है। तो वह आरंभ में किस मूल्य पर बेचना चाहता था। तो ये दोस्तों आप लोग को बताना है कि इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये दोस्तों आप सभी को बताना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आप लोग के साथ आपके बीच में लेकर आया हूँ, और इस टाइप से पेपर में क्वेश्चन आप लोग जानते हैं आपको ज़रूर मिलेंगे। तो ये टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, लाभ और हानि के क्वेश्चन पेपर में आपके ज़रूर आते हैं, और मैं आपको हर टॉपिक के क्वेश्चन मिक्स में करा रहा हूँ, और इसी तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो मैं जानता हूँ आपके नंबर पूरे में से पूरे आएंगे। हमारा प्रयास यही रहेगा। तो एक व्यक्ति 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपये में बेचकर 20% की हानि पर बेचता है। ओके, तो पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर 80%। 80% बराबर आपको दे रखा है 480, क्योंकि उसने जो है हानि पर बेचा है 20% हानि पर 480 में। 8 एकम 8, 8 6 48। तो दोस्तों 1 बराबर 6, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो हमें 20% लाभ पर बेचना है, तो 600 रुपये की चीज़ है, इस पर 20% का फ़ायदा चाहिए, तो निकालेंगे 120 बटे 100। तो हमारे कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 0 0 कट गया, 12 6 72, 720 आ जाएगा। तो आपका सही जवाब होगा यहाँ से 720 होगा इस क्वेश्चन का, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। तो प्रॉफिट लॉस का एक या फिर 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आना बिल्कुल आपका तय है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला हमारा टॉपिक है डिस्काउंट। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अब आप लोग देख सकते हैं, एक व्यापारी जो है अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% रुपये अधिक अंकित करता है,
और अपने ग्राहकों को 8% का डिस्काउंट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब जो है वो क्रय मूल्य से 20% अंकित किया उसने ज़्यादा, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा जो एमपी हो जाएगा ये सीपी का 120% हो जाएगा। सीपी मेरा नीचे आ गया, यहाँ से हट गया, 2×12 2×5 = 10, तो 5 रुपये की चीज़ पर 6 रुपये लगता है। दोस्तों एम पी अपॉन सी पी मेरा कितना आ रहा है, एम पी अपॉन सी पी मेरा आ रहा है यहाँ से 5 रुपये की कोई चीज़ है तो वो 6 रुपये लिखता है। अब वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 8% डिस्काउंट देता है। तो 6 पर अगर वो 8% डिस्काउंट देगा तो कितना लाभ होगा, 8% यानी कि 92 निकाल दीजिए। 6 का 92 निकाल लीजिए आप लोग, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, एक हाथ से लगा, 6 निम 54 55 हो जाएगा, और 100 रखा तो मेरा कितना आ जाएगा, 5.52 हो जाएगा, 5.52 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों कितने प्रतिशत का लाभ होगा उसको, तो 5 रुपये की चीज़ अगर इतने की बिक रही है तो हमें कितना का लाभ हो रहा है, 0.52 का लाभ हो रहा है 5 रुपये पर। 100 से मल्टीप्लाई आप लोग और कर दीजिए, ठीक है ना, तो 52/5 आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा सही जवाब क्या होगा आपको बता दें, यहाँ से पहले क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताइए। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने आज आपको कराया है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की बात मैंने करी, तो चलिए दोस्तों आप सभी लोग मुझे बताइए आपका सही जवाब क्या होगा, ए होगा, बी होगा, तो मैंने आपको गलत बताया, लेकिन आप लोग मुझे बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है ना। तो अगर आपका आंसर यहाँ से आ रहा है 10.4 आ रहा है, बिल्कुल राइट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया, इसको बताइए। 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज की दर पर साधारण ब्याज देना होगा। तो ये आज का होमवर्क क्वेश्चन है। दोस्तों आज मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास आपको प्रोवाइड कराई हैं, और मुझे कमेंट करके आप लोग बताएगा कि कैसे लगी क्लास। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से आपकी अगली क्लास में। कल भी जो आपकी क्लास होगी, जो स्पेशल क्लास चल रही है, देखिए DRDO MTS की मैंने आपको बताया ना, मैंने पेड ग्रुप बना रखा है, और मैं पेड ग्रुप पर इसका जो लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ। तो आप सभी लोग पेड ग्रुप, ठीक है ना, पेड ग्रुप से इस वीडियो को आकर देख लिया कीजिए। और अगर ये क्वेश्चन आपसे ना लगे तो मुझे ग्रुप पर बता दीजिएगा, वहाँ पर हमने पेड ग्रुप बना रखा है, वहाँ पर आप मुझसे सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो कैसी लगी क्लास दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी हुई क्लास, क्योंकि आज मैंने बड़े ही कायदे से बहुत ही सही तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है, एक एक पॉइंट को बहुत ही डीपली ले जाकर डिस्कस किया है। तो इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप लोगों से आपकी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।